डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूजा। आज हम क्लास 7 की बसंत का चैप्टर नंबर 3 हिमालय की बेटियाँ पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यह पाठ लेखक नागार्जुन ने लिखा है। पहले तो हमें इसका शीर्षक देख के ये लगता है हिमालय की बेटियाँ कैसे हो सकती हैं। यहाँ लेखक ने हिमालय की बेटियाँ नदियों को कहा है। हिमालय को पिता और हिमालय से जो निकल रही हैं नदियाँ उनको बेटियाँ कहा है। चलो देखते हैं इस पाठ में लेखक ने हिमालय की बेटियों के बारे में क्या लिखा है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। अब मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर लेखक ने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना आदि नदियाँ मैदानी इलाकों में कैसे शांत, गंभीर दिखाई दे रही थी, बिल्कुल एक संभ्रांत महिला की तरह, यानी कि एक सुशील महिला की तरह। लेखक के मन में इनके प्रति श्रद्धा के भाव थे। लेखक को नदी की धारा में स्नान करने पर ऐसा सुकून मिलता जैसे दादी, नानी, मामी की गोद में बैठने पर सुकून मिलता है। लेखक एक बार हिमालय की यात्रा पर गए तो वहां जब नदियों को देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि ये तो काफ़ी पतली हैं, जो समतल नदियों में विशाल दिखाई देती हैं। यानी जब ये नदियाँ हिमालय से निकलती हैं तो ये पतली धारा झरने की तरह ये पहाड़ों में चंचलता से वेग से बहती हैं। जब ये मैदानी इलाकों में विशाल रूप धारण कर लेती हैं, वे कहते हैं जब वे हिमालय से निकलती हैं तब ये नदियाँ बाल अवस्था में होती हैं, जो ये हिमालय के आंचल में बाल लीलाएं दिखाती हैं। अब आगे देखते हैं हम कहाँ ये भागी जा रही हैं। वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धूमता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। लेखक सोचता है जब ये जंगलों में पहुंचती होंगी, किस जंगल में? देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा के जंगलों में, तब इन नदियों को अपने घर और पिता यानी हिमालय की याद आती होगी और हिमालय को अपनी बेटियों की याद आती होगी। लेकिन इन हिमालयों की चोटियों से जाकर इस प्रश्न को पूछा जाए कि क्या आपको अपनी बेटी की याद आती है, तो हिमालय की चोटियां मौन रहेंगी, यानी चुप रहेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है,
दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। इसमें लेखक ये कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो दो नदियां हैं, इनको मुख्य माना है। वास्तव में ये नदियां दयालु हिमालय की हृदय का पिघला हुआ पानी है। इन दो नदियों में छोटी बड़ी नदियां अपने पिता के घर को छोड़कर आगे बढ़ती जा रही हैं। इनका लक्ष्य समुद्र में जाकर मिलना है। समुद्र भी कितना भाग्यशाली है जिसे हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभाना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक कहता है कि जिस तरह इन नदियों को बाल लीलाएं करते देखने के बाद और जैसा रूप ये मैदान में दिखाती हैं, ये लेखक को बहुत आनंदित कर रही हैं। हिमालय और समुद्र में एक रिश्ता बन गया है। वह कौन सा रिश्ता बन गया है? ससुर और दामाद का। हिमालय ससुर है और समुद्र दामाद है। लेखक कहता है कि नदियों का हिमालय ने विवाह कर दिया है समुद्र के साथ, इसलिए नदियां हिमालय छोड़कर समुद्र की तरफ जा रही हैं और इसी वजह से लेखक को हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होती है। कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। कालिदास ने अपने काव्य में विरही पक्ष का जो वर्णन किया है, उसमें मेघ को दूत के रूप में दर्शाया था। तब उन्होंने मेघदूत से यह कहा कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यानी अपनी प्रेयसी पर भी बरसते जाना, जिससे तुम्हारी प्रेयसी खुश हो और प्रसन्न होगी। नदी को यहाँ पे प्रेयसी कहा गया है। लेखक को यह बात यहाँ याद आ गई। अनेक कवियों ने भी नदियों का मानवीकरण यानी कि जीवंत रूप पसंद किया है। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। काका कालेकर ने भी नदियों को लोकमाता कहा है, लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं। कई कवियों ने इन्हें बहनों के रूप में भी देखा है। लेखक का मन जब बेचैन हो जाता है, जब मन उचट जाता है, वह तिब्बत में सतलज के किनारे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ये प्रगतिशील जल ने असर कर मन को तरोताजा कर दिया और कवि गीत गुनगुनाने लगता है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ और देख लेते हैं। आदित्य का
पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। संभ्रांत, सभ्य, अच्छे विचारों वाला। कौतूहल, जिज्ञासा। सरसब्ज, हरा भरा। ख्याल, विचार, प्रेयसी, प्रेमिका। हर्ज, नुकसान। खुमारी, आलस या नशा। भावभंगी, हवा भाव। विस्मय, आश्चर्य। बलिहारी, कुर्बानी। लीला निकेतन, लीला करने का घर। मुद्रित, खुश। बाल लीला, बचपन के खेल। ओके स्टूडेंट्स, अब ये चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।